नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के डिबेट में हम मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं: लोकसभा स्पीकर चुनाव, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का जीरो से हीरो बनना। इस 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव हसन खान जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा क्यों होने जा रहा है लोकसभा का चुनाव करना पड़े अध्यक्ष पद के लिए? ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई। पिछली सरकार जो बीजेपी की सरकार रही, इस बार तो अभी एनडीए की सरकार है। पिछली बार जिस तरह से डिक्टेटरशिप दिखाया और स्पीकर पद का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, ये संसदीय इतिहास में एक काले अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। 163 लगभग 163 सांसदों को जो है निष्कासित किया गया और डरा के धमका के ईडी, सीबीआई सब तरीके से एक तरीके से पूरा हर चीज़ों का बीजेपी सरकार ने, पिछली बार एनडीए की सरकार नहीं थी, वो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार है। तो जो अधिकार सांसद का है या दूसरी पार्टियों का है, वो उस अधिकार के लिए जो संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके लिए लड़ाई सड़क से लेके जो संसद तक की बात राहुल जी ने कही या इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दलों ने जो बात कही, उसके लिए हमेशा सड़क से लेके संसद तक लड़ाई जारी रहेगी। और उसी का एक ये परिणाम है, उसी का एक तरीके से नमूना है। ये दिखाना ज़रूरी है कि जो अब तक ये करते आए हैं, जो एक फंडामेंटल राइट्स है संविधान ने जो दिया हुआ है कि डिप्टी स्पीकर का भी पद होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन संख्या न होने के बावजूद भी विपक्ष आखिर क्यों लड़ने के लिए इतना उत्साह है? संख्या तो नहीं है। संख्या तो बहुत जगह नहीं होती है, फिर भी लोग चुनाव लड़ते हैं। और कई बार देखा गया है, चाहे वो राज्यसभा का हो या प्रेसिडेंशियल हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे एमएलसी का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन हुए हैं इसमें क्रॉस वोटिंग होती है। जो लोग संविधान को मानने वाले हैं, जो लोग तानाशाही से ऊब चुके हैं, वो लोग इंडिया गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ वोट करेंगे। और के सुरेश जी जो है ये अच्छा, कल जो है पता चले कल वो जो है ये सभापति हो जाएंगे। क्या राहुल गांधी ने के सुरेश जी का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अभी उनका बयान आता है कि अगर मुझे डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है तो मैं सर्वसहमति से एनडीए द्वारा घोषित सदस्य को चयनित मान लूँगा। ऐसा क्यों? अब एक चीज़ मानिए कि बाज़ार में एक आदमी है इकलौता, उसको अगर आपने सारे अधिकार दे दिए हैं तो अपनी मनमानी करता है। जब उसके बगल में कोई रहता है, भले ही उससे छोटा पद में हो, वो डिप्टी हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपना एक महत्व रखता है। तो इसीलिए अगर वो स्पीकर चाहते हैं तो विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर चाहता है। अगर वो डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे तो कल देखिए, कल आमने सामने की बात जो है वो इलेक्शन के बाद, ये इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है संसदीय उसमें के वोट के द्वारा सभापति का चुनाव होगा। कहाँ कमी रह गई कि कांग्रेस बहुत कम वोटों से मार्जिन से पीछे रह गई, या तो सरकार बना ली होती? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं देखिए कुछ कमियां थी। ये निचले स्तर की कमियां थी, हमारे जैसे लोगों के ना काम करने की वजह से थी। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व था, राहुल जी जितनी उन्होंने मेहनत किया और 4000 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो लोग, उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की, जो लोग उनसे मिलते गए, उनके होते चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी विफल रहे
कुछ उनकी बातों को और लोगों तक नहीं पहुंचा पाने में, जिसके वजह से ये थोड़ी सी कमी रही। लेकिन इस अगले इलेक्शन में, जब भी ये इलेक्शन आने वाला है, इसमें ये कमी को सबसे दूर कर ज़्यादा लिया जाएगा। अगर भाजपा को नुकसान हुआ तो यूपी में हुआ, तो ऐसा क्यों, क्या लगता है यूपी में क्यों हुआ ऐसा? यूपी के लोग थोड़े से जागरूक हो गए। अच्छा। अब वो अच्छा बुरा समझने लगे। वो 5 किलो अनाज के ऊपर जो पूरे देश को जो खतरे में डाला जा रहा था, उसको यहाँ की जनता ने नकार दिया। वो विकास की बात सोचते हैं और सबको समान अधिकार की बात करते हैं। जो कांग्रेस ने हमेशा कहा, सर्व समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। उसमें अगड़ा पिछड़ा, कोई जात, कोई भेदभाव नहीं करती। इसके आधार पे जो राहुल गांधी ने जो एक आवाज़ उठाई थी, उसके पीछे से सब लोगों ने लब्बैक किया। और गठबंधन के साथी जो गठबंधन में हमारे रहे, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा। आपने 5 किलो अनाज की बात की कि लोग 5 किलो अनाज के चक्कर में फंसे रहे, वहीं चुनाव के दौरान देखा गया कि राहुल गांधी ने 10 किलो अनाज का घोषणा कर दिया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 किलो अनाज देंगे। जब लोगों की मेंटेलिटी ये बन गई कि 5 किलो अनाज ही बहुत है, तो फिर हमें ये कहने में वो नहीं है। हमको पता है, हमारी जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, वो पता है कि विकास कैसे होगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी। जो नीति निर्धारण करते हैं कांग्रेस, वो किसी और पार्टियों के दल के पास नहीं है। आप मनमोहन सिंह जी की सरकार को देख लीजिए। पूरा विश्व क्राइसिस में जब फंसा हुआ था, तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक भी किसी बंदे का, सिंगल बंदे का नौकरी, वो बेरोजगार नहीं हुआ था। हम विश्व की तीसरी पोजीशन पे, इकोनॉमी के हिसाब से तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए थे। उस दिन को लोग याद करें तो कांग्रेस के पास नीतियां, काम करने का तरीका है, वो रोज़गार देने का तरीका है, रोज़गार पैदा करने की सोचता है। यहाँ तो सिर्फ नफरत लड़ा कर के सिर्फ सत्ता भोगने की बात थी। नहीं तो हमारे पास इतनी संसाधन है। कांग्रेस ने जितने साल काम किया था, उस काम के आधार पर आज जो सारे चमन दिखाई दे रहे हैं, मैं कहता हूँ भाजपा विकास के नाम पर क्यों ना, भाजपा ने बहुत अगर विकास किया तो विकास के सवाल पर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? वो विकास के नाम पर डिबेट क्यों नहीं करती है? उसको मंदिर की बात, मस्जिद की बात, हिंदू, मुसलमान, दलित, अगड़ा पिछड़ा, ये करने की ज़रूरत क्या है? आपने अगर काम किया है तो आप अपने काम के आधार पर आप वोट मांगिए। कि अब ये आप कहेंगे कि नहीं, मैंने जी मंदिर बना दिया तो मुझे वोट दीजिए, मैंने मंदिर को तो मस्जिद तोड़वा दिया तो मुझे वोट दीजिए, ये सब करने से नहीं होगा। आप देखिए, जो सबसे निचले तबका का आदमी है, जो सबसे गरीब है, उसके घर में रोटी है कि नहीं है, उसको रोज़गार कैसे मुहैया हो सकता है, उसको रोज़गार कैसे मिल सकता है, इस आधार पर आप लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं और देश को फिर तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। पूरा 2024 के चुनाव में देखा गया, जो विपक्ष का मेन मोटिव था वो संविधान बचाओ था। संविधान बचाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, राइट? बिल्कुल। अगर संविधान मेरा खतरे में है तो विपक्ष इतने बहुमत वोट कैसे पाई? विपक्ष का वोट इतना सक्सेस रेशियो कैसे गया अगर संविधान खतरे में होता तो? ये बात, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। मैंने अभी आपको कुछ पहले बताया था कि हम उन चीज़ों को बहुत अंदर तक, निचले स्तर पर ले जाने में नाकामयाब रहे। हमको कामयाबी नहीं मिली जो गांव स्तर तक जो हम लोगों को बताना चाहिए था कि बीजेपी क्या कह रही है। एक्चुअल में मीडिया, जो ये नेशनल मीडिया है, उन्होंने हमेशा सरकार का पक्ष लिया। चाहे उन्होंने गलत कहा, चाहे उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने उसको लब्बैक कहा। यस बॉस, आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, इस तरह के सवाल लोगों के तक तो पहुंचते थे। लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी, भाजपा करना क्या चाहती है, विपक्ष की आवाज़ को उन गांव कूचों तक पहुंचाने में कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया था। हमारा साथ मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिया था। लेकिन अब हम लोगों को गांव-गांव, घर-घर जा कर के इस मिशन को बताना होगा, और तब जा कर के वो जो भ्रम है बीजेपी का कि हम जो है 20 और 80 की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो 20-80 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो सिर्फ डिवाइड कर के देश को बहुत निचले स्तर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वन मैन आर्मी, जैसे बोलते हैं ना कि वन मैन आर्मी, कि मैं जो कहूँ वो सही,
मैं कह दूं कि नहीं जी कि तुम फलाना हो तो तुम। अच्छा, ये वन मैन वाले आप बोले, एक दिन के अंदर देखा गया जिस 10 साल की जिसकी सरकार थी 2014 से लेकर 24 तक, मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, वो एकाएक एनडीए सरकार में कैसे परिवर्तित हो गई कि उनके जुबान पर बार बार एनडीए सरकार आने लगा? हाँ, क्या कारण था? ये अहंकार था, ये अहंकार था। लो आपने को बहुत बार सुना होगा कि रावण का अहंकार, या बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं कि अहंकारी लोग, हिटलर का अहंकार बहुत ज़्यादा दिन तक इनकी नहीं चलती। एक वक्त मुकर्रर है, उस वक्त के बाद जो है जहाँ ये कभी एनडीए के जो घटक दल थे इनको इन्होंने कभी उन लोगों को उतनी तवज्जो नहीं दी। आज उनके पास जितनी संख्या बल पहले थी वो आज भी वही है, इनके पास घट गई। तो ये इनका अहंकार था, आज मजबूर हो गए घुटना टेकने के ऊपर। अगर भारत की जनता लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना है तो कहीं ना कहीं कुछ तो खूबियाँ होंगी, ऐसे तो कोई चुनेगा नहीं, तो कौन सी खूबियाँ हो सकती है? हिटलर ने भी तो वो कई साल तक राज्य किया था। तो तानाशाह तो ये तो डेमोक्रेसी है ना। ये डेमोक्रेसी के अलावा हाँ। अरे भाई, अगर आप इंटरनली जाएंगे, हाँ। आप जब इंटरनली अंदर घुसेंगे तब आपको सारी चीजें पता चलेंगी। आपने वोट दिया था ना? मैंने वोट दिया। आपको कोई बाधित किया वोट देने के लिए? मुझे बाहर, उनको पता है, उनको पता है। हम यहाँ पे मौस देखिए हाँ। दिक्कत वहाँ आती है। कहाँ पर? दिक्कत वहाँ पे आती है जहाँ बहुत कमज़ोर तबका होता है, अच्छा। जहाँ उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ लोग अपनी बात को नहीं पहुँचा पाते हैं। वहाँ के लोग जो है इनके मुगालते में आ जाते हैं, हमेशा उनके ही मुगालते में आते हैं। कुछ नफ़रत की राजनीति ऐसी हो गई। मैं तो इनके लोगों से मैं कहता हूँ, बीजेपी के लोगों से, कि अगर आपको 2-3 चीज़ों को आप निकाल दीजिए तो आप 5 मिनट भी किसी भी प्रवक्ता से आप डिबेट नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। 2-3 चीज़ों में से क्या शामिल है? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर, यही सब चीज़ें हैं। आप इनसे महंगाई की बात करोगे तो बोलेंगे कश्मीर के पंडितों को मारा था। अरे भाई, कश्मीर के जो पंडित भगाए गए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। तो आपने हमेशा जो भी चीज़ है, आपने झूठ को इतनी बेहतरीन तरीके से परोसा लोगों के सामने कि लोग उसको ही सच मानने लग गए। मीडिया ने बार बार उसी चीज़ को फोकस किया। क्या राहुल गांधी जी ने कहा था कि आलू और सोना? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस बात को, लेकिन मीडिया ने उसको एडिट करके, इनका आईटी सेल ने उसको एडिट किया और मीडिया ने इतना चलाया कि, और उसी बात को कि इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा। और हज़ारों करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूँ, एक आदमी को बदनाम करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया। लेकिन सहनशीलता देखिए राहुल जी का। अच्छा बताइए, जो कल होगा चुनाव 26 तारीख को, उसकी क्या तैयारी है? क्या कुछ बहुमत बढ़ेगी? किसी को तोड़ना है? कुछ तो रणनीति होगी? मुझे एक चीज़ बताइए कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हमेशा जो है इतिहास जो है वीरों की लिखी जाती है और लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर चैलेंज है तो चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। हार जीत तो उसके किस्मत के ऊपर लिखा होता है, लेकिन अगर ये चैलेंज है तो हमेशा कांग्रेसियों ने हमेशा चैलेंज को स्वीकार किया है और ये स्वीकार है। कल देखिए क्या होता है। हो सकता है कि सुरेश जी जो है बन जाए स्पीकर। अच्छा ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष क्या भूमिका निभा पाएंगे इस 5 सालों में राहुल गांधी जी? अब ये देखिए, अभी इसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, उसके बाद ये सारे आगे की कार्रवाई आगे की है। लोगों का मानना है कि राहुल जी को करना चाहिए, हमारी भी इच्छा है। लेकिन जो भी गठबंधन दल हैं, जो हमारे गठबंधन दल हैं इंडिया के, उनमें से कौन सी आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही, किसके लिए आवाज़ आ रही? बनेगा तो कांग्रेस का ही, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो बनेगा कांग्रेस का ही। अब उसमें अब ये देखना पड़ता है कि कौन कौन 4-5 नाम हैं उसमें, देखिए किस पे सहमति बनती है। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा डिबेट अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर इस डिबेट पर अपना कुछ राय मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और हमारे
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।